अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ रैम। रैम को बेसिकली हमने क्या कहते हैं, मेन मेमोरी। जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था मेन मेमोरी के बारे में, और मेन मेमोरी के अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि मेन मेमोरी की बेसिकली क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास रैम और एक होती है हमारे पास रोम। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रैम। रैम बेसिकली क्या होती है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी ये चीज़ बताई थी कि इट इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी भी रैम के बगैर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, रैम बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी किसे बोलते हैं? वोलाटाइल का यहाँ पे मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो जितना भी डाटा लोड होके हुआ आता है रैम के अंदर, हार्ड डिस्क से डाटा रैम के अंदर आया होता है, जो भी वो सारा का सारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। मतलब वो रैम के अंदर नहीं रहता, जिस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। तो अगर तो रैम के अंदर ही डाटा रह जाए तो फिर वो वोलाटाइल नहीं होगा, बेसिकली वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो बेसिकली रैम कभी भी नॉन वोलाटाइल नहीं हो सकती। अब ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि रैम के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ड डिस्क के अंदर अगर एक मूवी है फॉर एग्जांपल 5 GB की, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम लगी हुई है फॉर एग्जांपल 2 GB की। तो वो किस तरह प्ले होगी, वो इस तरह प्ले हो जाएगी कि एक दफ़ा ही सारा का सारा डाटा लोड होके रैम में नहीं आता। जितना हम यूज़ कर रहे होते हैं जस्ट उतना डाटा लोड होके किस में आता है, रैम के अंदर। फॉर एग्जांपल 2 GB की रैम है, तो इसके अंदर सारा डाटा 5 GB का नहीं आ सकता। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जितनी एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा थोड़ा डाटा हार्ड डिस्क से किस में आ रहा होता है, रैम के अंदर। और रैम से डाटा किस में आ रहा होता है, सीपीयू के अंदर। जैसे ही सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसे एग्जीक्यूट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आता जाता है और रैम से फिर किस में, सीपीयू में। इस तरह इसकी क्या होती रहती है, वर्किंग होती रहती है। अब यहाँ पे इसको पढ़ के देखते हैं। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो रैम से डायरेक्टली डाटे को एक्सेस करता है, उसे कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। रैंडम एक्सेस मीन्स डैट ईच इंडिविजुअल बाइट, जिस तरह हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि रैम के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, और ब्लॉक्स के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और 8 सेल को मिला के क्या बनता है, हमारे पास एक बाइट बनता है। ठीक है, इंडिविजुअल बाइट इन इंटायर मेमोरी, मतलब किसी भी आज़ादाना तौर पे किसी भी बाइट को हम हासिल कर सकते हैं। इंटायर मेमोरी, पूरी की पूरी मेमोरी में से कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। कौन एक्सेस कर सकता है, सीपीयू कर सकता है। मतलब हार्ड डिस्क से जिस ब्लॉक के अंदर डाटा आया होगा, रैम के जिस ब्लॉक के अंदर, बेसिकली ये देखें इसके ऊपर ब्लॉक बने हुए, जिस ब्लॉक के अंदर डाटा आया होगा उसी ब्लॉक से सीपीयू क्या लेगा, डाटा लेगा। और वो इंडिविजुअल कोई भी बाइट हो सकता है। रैम इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली। मतलब रैम के अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। टेम्परेरी क्यों होती हैं, क्योंकि जैसे ही हम डाटे को यूज़ कर लेते हैं उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, वो डाटा रैम से ख़त्म हो जाता है। मतलब वो दोबारा किस में चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर, और न्यू डाटा एग्जीक्यूशन के लिए किस में आ जाता है, रैम के अंदर। अब यहाँ पे है रैम इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, देखें हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ही लाइट चली जाएगी तो जो भी डाटा हार्ड डिस्क से लोड होकर रैम के अंदर आया होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, वो रैम के अंदर नहीं रहेगा, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे इसे, वोलेटाइल मेमोरी।
इट मीन्स डैट इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जब हम इसे ऑफ करते हैं। सीपीयू कैन रीड डाटा, मैंने आपको बताया था कल की क्लास में और इसके उससे प्रीवियस क्लास में भी। सीपीयू क्या करता है, मेन मेमोरी से डाटे को रीड करता है एंड राइट डाटा टू रैम। जैसे ही उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लेता है, उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है, तो दोबारा डाटे को राइट कर देता है किसमें, रैम के अंदर। और रैम से दोबारा डाटा कहाँ पे चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क बेसिकली क्या होती है, एक परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे हम नॉन वोलाटाइल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो उसके अंदर डाटा कभी भी लॉस्ट नहीं होता। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसको जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं वो ही होती हैं जो हम एग्जीक्यूट करनी होती हैं। मतलब सारा का सारा डाटा लोड होकर रैम में नहीं आता, जिसकी हमने एग्जीक्यूशन करनी होती है जस्ट वो डाटा किस में आता है, रैम के अंदर, और रैम से फिर सीपीयू में। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड, इसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं और प्राइमरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी इसके बगैर वर्किंग नहीं कर सकता। अब यहाँ पे इसकी दो टाइप्स हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम बेसिकली क्या होती है, पहले तो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन ये चीज़ याद रखिएगा, डी रैम एक स्लो मेमोरी है और एस रैम एक फास्टेस्ट मेमोरी है। एस रैम को अगेन एंड अगेन रिचार्ज नहीं करना पड़ता और डी रैम को यूज़ करने के लिए हम अगेन एंड अगेन रिचार्ज करना पड़ता है। अगर हम रिचार्ज नहीं करें तो क्या होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जितने भी आजकल नॉर्मली कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर मोस्टली क्या आ रही है, डी रैम आ रही है। DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. It is a type of memory that is used in most computer. ये मेमोरी की वो टाइप्स है जो मोस्टली कंप्यूटर में क्या होती है, यूज़ होती है। मतलब जो हम आजकल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं उनमें कौन सी रैम आती है, DDR2, DDR, QDR। इसके अलावा हमारे पास क्या आती है, टी TDR। QDR क्या होता है, क्वाड डाटा रेट। DDR क्या होता है, डबल डाटा रेट। इस तरह हमारे पास इसकी कैटेगरी आती हैं। तो डी हमें बेसिकली क्या बताता है कि वो डायनामिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम। ये रैम की सबसे चीपली क्या होती है, ये टाइप्स होती है। डी रैम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिक्वायर्स होती है इलेक्ट्रिक करंट की टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक स्टेट होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए इसको क्या ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब अगर करंट होगी तो ये खुद को रिचार्ज करती रहेगी, अगर करंट इसे नहीं मिलेगी तो ये खुद को रिचार्ज नहीं कर सकती। डी रैम इज़ रिचार्ज ऑफ रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डाटा। मतलब ये अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक करंट की वजह से खुद ब खुद क्या होती रहती है, रिफ्रेश होती रहती है, जिसकी वजह से इसके अंदर डाटा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चला जाता है तो ये इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम। प्रोसेसर कभी भी डाटे को एक्सेस नहीं कर सकता डी रैम से व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश्ड। मतलब जब रैम रिफ्रेश हो रही होती है तो उस केस में प्रोसेसर कभी भी डी रैम से डाटा नहीं ले सकता, जिसकी वजह से ये क्या होती है, स्लो होती है। मतलब जब इसने रिफ्रेश होना होता है, रिफ्रेश किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो जब ये रिफ्रेश हो रही होती है तो उस केस में प्रोसेसर डी रैम से डाटे को कभी भी रीड नहीं कर सकता। ये तो होगी डी रैम। डी रैम बहुत स्लोवर है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। मतलब जैसे ही लाइट चल जाती है इसके अंदर से क्या हो जाता है, डाटा जितना भी होता है वो लास्ट हो जाता है। और इसके अलावा इसको अगेन एंड अगेन रिचार्ज करना पड़ता है। इसके बाद एस रैम है। एस रैम को याद रखिएगा, एस रैम इज़ आल्सो नोन एज कैश मेमोरी। मतलब इसके अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डी रैम, और कभी भी इसे रिचार्ज नहीं करना पड़ता।
SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर करती है विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, मतलब विदाउट एनी रिचार्जिंग, मतलब इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डी रैम को रिचार्ज करने की ज़रूरत होती थी, और वो रिचार्ज किसकी मदद से होती थी? यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। सीपीयू डज नॉट नीड टू वेट, सीपीयू कभी भी वेट नहीं करता टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एस रैम, मतलब सीपीयू ने जब भी एस रैम से डाटे को लेना होता है तो उसे वेट नहीं करना पड़ता। उसकी रीज़न क्या है वेट ना करने की? उसकी रीज़न ये है कि एस रैम को रिफ्रेश या रिचार्ज होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डी रैम को रिचार्ज और रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो जब वो रिचार्ज या रिफ्रेश होती है तो उस केस में सीपीयू डाटे को रीड नहीं कर सकता। डेट इज़ वाई, जिस वजह से क्या होती है डी रैम एस रैम, डेट इज़ वाई इट इज़ फास्टर देन डी रैम, जिस वजह से क्या होती है फास्ट होती है क्या हमारे पास एस रैम। यहाँ पे डी रैम की जगह पे एस रैम आएगा, यहाँ पे आपने चेंजिंग कर लेनी है, सॉरी ठीक लिखा हुआ है। डेट इज़ वाई इट इज़ फास्टर देन डी रैम, जिस वजह से ये डी रैम से फास्टर होती है। एस रैम इज़ आल्सो नोन एज कैशे मेमोरी, एस रैम जानी जाती है कैशे मेमोरी के नाम से। और कैशे मेमोरी किस लिए बनाई गई थी? कैशे मेमोरी बेसिकली बनाई गई थी मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान डाटे की फास्टली ट्रांसफ़र करने के लिए। किस चीज़ को बनाया गया था? कैशे मेमोरी को। तो एस रैम भी देखो यही काम कर रही है ना, कि इसके अंदर डाटे को लोड करने के लिए, डाटे को रीड और राइट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, तो जिस वजह से इसको हम कह सकते हैं कैशे मेमोरी। अगेन इसका कैशे मेमोरी का भी एक टॉपिक आएगा, वो हम कल की क्लास में इसको मज़ीदली डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ तक था हमारा रैम का लॉन्ग क्वेश्चन। बेस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो मेरे से डिस्कस कर लेना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ रोम। रोम बेसिकली क्या होता है हमारे पास? रीड ओनली मेमोरी। रोम बेसिकली एक परमानेंटली क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है। परमानेंटली इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसके अंदर जो भी हम डाटे को लिखते हैं उसको ना तो हम चेंज कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन लिखता है इसके अंदर? मैन्युफैक्चरर, मतलब जो सिस्टम को बनाता है, जो कंप्यूटर को बनाता है, वो इसके अंदर क्या लिखता है? इंस्ट्रक्शंस को लिखता है। इसको हम चेंज या डिलीट नहीं कर सकते। रोम का बेसिकली काम क्या होता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को खुद ब खुद कैसे पता चला कि मैंने डाटे को कहाँ से रीड करना होता है? रैम से, ठीक है। इसके अलावा सीपीयू को कैसे पता चला? जैसे मैंने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेनी है, मैंने डाटे को कहाँ पे वापस रिटर्न करना है? रैम में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यूज़र ने कीबोर्ड से एफ प्रेस किया है या ए प्रेस किया है या बी प्रेस किया है, मतलब जो भी की प्रेस किया उसे कैसे पता चलेगा? तो वो बेसिकली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी गई होती हैं? ये वाली रोम के अंदर। रोम बेसिकली क्या है, एक इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो कभी भी चेंज या डिलीट नहीं होती। जिस तरह हम माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल ले लें, बेसिकली माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी क्या लगा होता है? रोम लगा होता है। उसकी सिंपल सी एग्जांपल है, देखिए अगर आप किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो उस केस में आपने टाइम लगाया है 10 मिनट का, तो जैसे ही लाइट चली जाए 5 मिनट के बाद, तो वापस लाइट आएगी तो क्या होगा? माइक्रोवेव ओवन दोबारा 10 मिनट से उस चीज़ को हीट अप करेगा या 5 मिनट से? 10 मिनट से वो चीज़ को हीट अप नहीं करेगा, वो 5 मिनट से करेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसके अंदर जो रोम लगा हुआ है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो उसके अकॉर्डिंगली दी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंगली क्या करना होता है उसने वर्क करना होता है। इसी तरह कंप्यूटर की एग्जांपल दी है, उसको पता चलेगा कि मैंने डाटा कहाँ से लेना है और दोबारा कहाँ पे रिटर्न करना है। इसके अलावा जो कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के साथ ही
हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमारी विंडो होती है, वो लोड होके किस में आती है, मेन मेमोरी के अंदर। तो बेसिकली ये सारी वर्किंग किस में स्टोर हो रही होती है, रोम के अंदर स्टोर होती है कि यूज़र जैसे ही सिस्टम को ऑन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होके किस में आना है हमारे पास, रैम के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर। तो बेसिकली ये सारी की सारी वर्किंग किस में लिखी होती है, रोम के अंदर। और जो इंस्ट्रक्शंस लिख दी जाती हैं वो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, द इंस्ट्रक्शन इन रोम प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यूज़। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हम तैयार करते हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए करते हैं, मतलब जिस तरह कंप्यूटर ने वर्क करना होता है उसके अकॉर्डिंगली रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। These these instructions can only be read but cannot be changed या delete। इन इंस्ट्रक्शंस को हम रीड तो कर सकते हैं, मतलब हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो इन्हें चेंज कर सकते हैं और ना इन्हें डिलीट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट न्यू इन्फॉर्मेशन। हम इसके अंदर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को ऐड नहीं कर सकते। क्या हम ऐड कर सकते हैं? क्या यूज़र ये ऐड कर सकता है कि यूज़र एफ़ को प्रेस करे और टी प्रेस हो जाके टी आउटपुट के तौर पे आए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं होता। उसके रीज़न क्या है कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई है कि यूज़र अगर ये वाली की प्रेस करेगा तो ये आउटपुट आएगी। तो बेसिकली ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किस में लिखी गई हैं, रोम के अंदर। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती और ना हम इसके ऊपर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो परमानेंटली होती हैं। उसके रीज़न क्या है परमानेंटली होने की? ना तो इसे हम चेंज कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है इसके परमानेंटली होने की, जैसे ही लाइट चली जाए तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो इसके अंदर ही स्टोर रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। जिस तरह मैंने माइक्रोवेव ओवन की एग्जांपल दी है, जैसे ही लाइट चली जाए तो दोबारा लाइट आएगी। माइक्रोवेव ओवन अगर 5 मिनट उसकी टाइमिंग बाकी थी तो वो 5 मिनट से दोबारा क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, रोम। रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं वो परमानेंटली होती हैं, तो वो चेंज आप नहीं कर सकते। When the power is switch off, the instructions stored in ROM are not lost। रैम के अंदर क्या हो जाता था, जैसे ही कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते थे तो डाटा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन रोम के अंदर डाटा लॉस्ट नहीं होता। डैट इज़ वाई रोम इज़ नोन एज, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है इसकी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है पी रोम, उसके बाद है ई पी रोम और थर्डली है डबल ई पी रोम। बेसिकली जो रोम की डायग्राम होती है वो ये वाली होती है, और रोम कहाँ पे लगी होती है, रोम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे, जहाँ पे हम रैम को लगाते हैं उसके साथ ही हम किसको लगाते हैं, रोम को। ये रोम की डायग्राम है और ये हमारे पास किसकी डायग्राम है, रैम की। उसके बाद हमारे पास इसकी अगर फर्स्ट टाइप को डिस्कस करें, वो क्या हमारे पास है, पी रोम। पी रोम बेसिकली क्या होती है, पी रोम जब हम बाय करते हैं वो बेसिकली क्या होती है, इनिशियली ब्लैंक होती है। यूज़र या मैन्युफैक्चरर इसके अंदर जो डाटे को राइट करता है, यूज़र या मैन्युफैक्चरर जो इसके अंदर डाटे को राइट करता है वो किसके ज़रिए करता है, एक स्पेशल डिवाइस है, उस स्पेशल डिवाइस का नेम क्या है, रोम बर्नर। रोम बर्नर के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस को इसके अंदर राइट करता है। अगर इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए मिस्टेक हो जाए या वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर चेंजिंग करना चाहे तो पी रोम जो होता है वो हमें ये चीज़ कहता है कि आप उसके अंदर आपने उसके अंदर अगर एरर कर दिया या इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। जो आपने फर्स्ट टाइम लिख दी है वो लिख दिया है। ये चीज़ किस में होती है, पी रोम के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। ये बेसिकली स्टार्ट में क्या होती है, इनिशियली ब्लैंक होती है। द यूज़र या मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा एंड प्रोग्राम। जो यूज़र और मैन्युफैक्चरर होता है डाटे को और प्रोग्राम को राइट करता है किसके ज़रिए,
एक स्पेशल डिवाइसेस होती है, उस डिवाइस को नेम क्या है हमारे पास है, रोम बर्नर। The user can write data and instruction on it only once. यूज़र डाटे और इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है only once, जस्ट एक दफ़ा। इफ़ देर इज़ एनी एरर इन राइटिंग दी, अगर एरर आ जाए इंस्ट्रक्शंस को लिखते हुए, द एरर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम पी रोम, तो एरर को कभी भी रिमूव नहीं कर सकते पी रोम से। दिस चिप बिकम अनयूजेबल, तो उस केस में चिप क्या हो जाती है, अनयूजेबल हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। ये बेसिकली क्या होती है, पी रोम की फर्स्ट टाइप है। उसके बाद इसकी ई पी रोम है, उसके अंदर भी सेम यही वर्किंग है, लेकिन उसके अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं, वो भी जस्ट एक दफ़ा। अब यहाँ पे देखो डबल ई पी रोम स्टैंड फॉर इरेजेबल। इरेजेबल देखे नेम से पता चल रहा है, इरेजेबल का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जो भी हम प्रोग्राम लिखा होता है उसे इरेज कर सकते हैं, कहाँ से, रीड ओनली मेमोरी से। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक, ये स्टार्ट में क्या होती है, ब्लैंक होती है। द यूज़र या मैन्युफैक्चरर कैन राइट डाटा, जो यूज़र होता है या मैन्युफैक्चरर होता है डाटे को राइट करता है एंड प्रोग्राम को ऑन इट यूजिंग स्पेशल डिवाइस, मतलब किसके ज़रिए डाटे को राइट करता है, स्पेशल डिवाइस। वो स्पेशल डिवाइस का नेम क्या है, रोम बर्नर। The data and program written on it can be erased with special device, और जो डाटा और प्रोग्राम उसने लिखा होता है वो उसे इरेज भी कर सकता है अगर उसके अंदर एरर आ जाए या उसने किसी इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना हो, किसके ज़रिए, यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए। अल्ट्रा वायलेट रेज को अगर ईपी रोम से अगर 40 मिनट तक गुजारा जाए तो उस केस में ये टोटली की टोटली क्या हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है, मतलब ये एम्प्टी हो जाती है। तो उस केस में आप न्यू डाटे को इसके ऊपर राइट कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अल्ट्रा वायलेट रेज को आप जस्ट एक दफ़ा इसके अंदर गुजार के इसे ब्लैंक कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम नहीं। द यूज़र देन कैन राइट न्यू प्रोग्राम ऑन इट, तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज को हम 40 मिनट तक इसके अंदर से गुजारेंगे तो उस केस में ये टोटली ब्लैंक हो जाएगी। तो जब टोटली ब्लैंक हो जाएगी तो यूज़र क्या कर सकता है, न्यू प्रोग्राम इसके ऊपर लिख सकता है। एक चीज़ याद रखनी है आपने कि बार बार अल्ट्रा वायलेट रेज को आप नहीं गुजार सकते, जस्ट एक दफ़ा। अगर आप मल्टीपल टाइम गुजारेंगे तो उस केस में वो ब्लैंक नहीं होगी। उसके बाद इसकी थर्ड टाइप है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वे को यूज़ करके जो प्रोग्राम लिखा होता है उसे रिमूव करना, वो बेसिकली इसकी कौन सी टाइप में होता है, डबल ई पी रोम के अंदर। In this memory, user can erase and write instruction with help of electrical pulses. यूज़र क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है एंड राइट कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मतलब जो इसकी जो फर्स्ट टाइप थी उसके अंदर हम डाटे को राइट करते थे एक स्पेशल डिवाइस के ज़रिए, उसका नेम क्या था, रोम बर्नर। और फर्स्ट वाली के अंदर हम उसको उन इंस्ट्रक्शंस को रिमूव नहीं थे कर सकते, लेकिन सेकंड के अंदर कर सकते थे, किसके ज़रिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए। लेकिन जो थर्ड टाइप है वो हमें ये चीज़ कहती है कि हम इरेज करने के लिए भी और राइट करने के लिए भी किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस का, जैसे कि हमें नेम से ज़ाहिर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली। If there is any error in writing the instruction, the user can erase the content. अगर एरर आ जाए इंस्ट्रक्शंस को लिखते हुए तो यूज़र क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है कंटेंट को इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली वे कौन सा है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मतलब अगर इंस्ट्रक्शंस को लिखते हुए एरर आ जाए तो हम फौरी तौर पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस को यूज़ करके उसे रिमूव करके अगेन लिख सकते हैं। The content of EEPROM कैन बी मॉडिफाई easily, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट होते हैं हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, easily। इसके अंदर रिमूव तो कर सकते थे लेकिन easily क्यों नहीं थे कर सकते, इसके अंदर कंटेंट को रिमूव करने के लिए 40 मिनट वेट करना पड़ता था और जस्ट एक दफ़ा रिमूव कर सकते थे। इसके अंदर डबल ई पी रोम के अंदर आप चाहे 10 बार भी करना चाहें, मल्टीपल टाइम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिस वजह से उसने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड इजीली।
पर हमने जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी होती हैं वो किसके ज़रिए लिखनी होती हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को यूज़ करते हुए हम न्यू इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था रैम का और रोम का। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको होम टास्क दे रहा हूँ, बुक के ऊपर भी ये लिखे हुए हैं, एनी 3 पॉइंट्स करने हैं आपने, रजिस्टर पे भी लिखें। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो मेरे से पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। सेकेंड क्वेश्चन है रैम एंड रोम। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पी रैम एंड ई पी रोम। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, और इसके आपने नोट्स वगैरह लाजमी बनाने हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।